नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और वक्त तो चला है 16 आने सच का। तो सबसे पहले बात हम ट्रंप और वेनेजुएला के रिश्तों को लेकर के भी कर लेते हैं जो खटास इन दिनों देखने को मिल रहे। दरअसल ट्रंप ने वेनेजुएला में मादुरो को सत्ता से हटाकर पूरी दुनिया में सनसनी मचा रखी है। ग्रीनलैंड, ईरान, मैक्सिको, क्यूबा और कोलंबिया जैसे देश इस वक्त डरे हुए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि ट्रंप ने ग्रीनलैंड को 20 दिन की डेडलाइन दे दी। तो क्या ट्रंप का अगला शिकार ग्रीनलैंड है? आज इसी को लेकर के करेंगे बात। पहले आपको वेनेजुएला पर ताजा अपडेट बता देते हैं कि आखिर इस वक्त वेनेजुएला में और क्या कुछ चल रहा है। देखिए, मादुरो की जो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में मौजूद यूएस फेडरल कोर्ट में पेशी हुई और साथ ही मादुरो ने ड्रग तस्करी, नार्को टेररिज्म से जुड़े गंभीर आरोपों पर खुद को नॉट गिल्टी बताया। मादुरो ने अदालत से कहा, मुझे कैप्चर किया गया है। मादुरो पूरी कार्रवाई के दौरान बिल्कुल शांत दिखाई दिए। उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस के चेहरे पर चोट के निशान भी दिखे। इधर वेनेजुएला की राजधानी काराकास में ताबड़तोड़ गोलीबारी की आवाजों से दहशत देखी गई। वेनेजुएला सरकार ने यह कहा है कि सरकारी ड्रोन पर गलतफहमी में 45 मिनट तक फायरिंग होती रही और वेनेजुएला सरकार ने यह भी कहा कि सुरक्षा बलों ने अपने ही ड्रोन को दुश्मन का ड्रोन समझ लिया और इस वजह से उस पर फायरिंग हुई है। इस पर ट्रंप ने यह भी कहा, वेनेजुएला युद्ध में नहीं है, लेकिन हालात कुछ और ही कह रहे हैं कि वेनेजुएला में विपक्ष के जो नेता हैं और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मचाडो वेनेजुएला में वापसी के लिए बेकरार नजर आ रही है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मचाडो ने यह कहा कि वेनेजुएला में स्वतंत्र चुनाव हुए तो हम जीतेंगे। नोबेल शांति विजेता मचाडो ने यह भी कहा, मैं जल्द ही लौटूंगी। वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई को यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और यूएन की ये दो टूक चेतावनी है। चेतावनी इस बात को लेकर भी और ये कहा गया कि क्या ट्रंप ने वेनेजुएला में जंगल राज की शुरुआत कर दिया है। तो फिलहाल सवाल उठाए गए हैं, सवाल पूछे गए हैं, लेकिन इस पर अब ये भी देखना होगा कि अमेरिका की ओर से क्या कुछ और भी रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। इधर दूसरी ओर अगर हम वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला की संसद में मादुरो के बेटे गुएरा का भावुक संदेश सामने आया है और यह कहा गया है कि देश सही हाथों में है। पापा आपने हम सबको मजबूत बनाया, आपके लौटने तक हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। मातृभूमि सुरक्षित हाथ में है। आप सोचिए, ये मादुरो के बेटे का एक भावुक संदेश है जो उन्होंने दिया है। Te digo, hiciste de todos nosotros en la familia gente fuerte. Aquí estamos, cumpliendo hasta que regrese. La patria está en buenas manos, papá. Y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela. Y vas a ver a los muchachos, Cilia. Los vas a ver, Cilia. Nos vamos a ver. Que viva Venezuela, que viva la patria. Y aquí estamos firmes para lo que tengamos que hacer por nuestra patria. Los amamos mucho. Muchas gracias. Y a ti, papá, te digo, hiciste de todos nosotros en la familia gente fuerte. Aquí estamos, cumpliendo hasta que regrese. तो वहीं वेनेजुएला पर हमला कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के बाद से ट्रंप के निशाने पर इस वक्त ग्रीनलैंड है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में ये कहा है कि सुरक्षा के कारण उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ का ये बात बहुत साफ साफ पता है। देखिए, उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है, हम आपको एक एक करके ये भी समझाने और बताने की कोशिश स्क्रीन पर भी कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो कि राष्ट्रपति अमेरिका के, ये कहा है कि अमेरिका को पूरी तरह ग्रीनलैंड की जरूरत है। दूसरी तरफ ग्रीनलैंड पर हमला यानी कि नाटो खत्म, धमकाना बंद करो, ये मेटे फेडरिक्सन कह रही है, प्रधानमंत्री जो कि डेनमार्क से है। यानी इस वक्त एक और राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से लगातार धमकियां दी जा रही हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है जो तमाम देश है इस वक्त जो रडार पर है, खासतौर पर जब हम ग्रीनलैंड की बात करते हैं, वो कह रही हैं कि अगर ग्रीनलैंड में ऐसा कुछ भी होता है, कोई भी हमला होता है, तो फिर हम भी शांत नहीं बैठेंगे। ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा कभी नहीं बनेगा, ये साफ साफ ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री की ओर से कह दिया गया। जबकि ट्रंप फिर भी कह रहे, ट्रंप ने कहा था कि ग्रीनलैंड पर मेरे इरादे यूरोपीय संघ को पूरी तरह पता है। अब आप इससे यह अंदाजा भी लगा सकते हैं कि क्या वाकई में समर्थन मिलेगा। कई यूरोपीय नेताओं ने डेनमार्क का समर्थन किया है, यानी अमेरिका का नहीं,
ये डेनमार्क का समर्थन है। और ट्रंप कहते हैं कि मेरा भी समर्थन किया जा रहा है क्योंकि यूएन को भी अच्छे से पता है, यूरोपीय संघ को पता है कि आखिर मैं आगे और क्या चाहता हूं। अब आपको यह भी बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जहां साथ ही ट्रंप के सबसे करीबी स्टीफन मिलर की पत्नी ने एक्स पर ग्रीनलैंड को लेकर के एक पोस्ट साझा किया, जिस पर जल्द अब डेनमार्क ने गहरी आपत्ति जता दी। डेनमार्क ने यह कह दिया कि ग्रीनलैंड पर हमला यानी कि नाटो खत्म हो जाएगा, धमकाना बंद कर दिया जाना चाहिए। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है और नाटो में वर्तमान में 32 सदस्य देश है, जिसमें कि उत्तरी अमेरिकी और यूरोप के देश भी शामिल बताए जाते हैं। और इस वजह से हम आपको यह भी दिखा रहे कि 2019 में ट्रंप ने कहा था ग्रीनलैंड शानदार रियल स्टेट के लिए काम में आ सकता है, लेकिन जब उनकी ओर से बातें कही गई तो उस पर रिएक्शन सामने आया कि कई यूरोपीय नेताओं ने डेनमार्क का समर्थन किया, ना कि अमेरिका का। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर डेनमार्क पर किसी तरीके का अटैक करने की कोशिश ट्रंप की ओर से की जाती है तो फिर ट्रंप को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि नाटो का हिस्सा है और डेनमार्क नाटो का मेंबर है। नाटो के नियमों के मुताबिक किसी एक सदस्य देश पर अगर हमला होता है तो सभी सदस्य देशों पर इसे हमला माना और समझा जाएगा। और इसी वजह से डेनमार्क की जो प्रधानमंत्री हैं वो भी ये कह रही हैं कि ऐसी कोशिश, ऐसी गलती अमेरिका ना करे तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन जहां अमेरिका एक और अपनी पावर को पूरी तरीके से हर किसी के सामने रखना और दिखाना चाह रहा है, वो ये बताना चाह रहा है कि आज भी महाशक्ति के तौर पर अगर किसी की पहचान है तो वो सिर्फ अमेरिका है। और इसी वजह से ट्रंप लगातार कभी मैक्सिको की बात कर देते, कभी ईरान की बात करते, कभी ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं। 20 दिन का ये डेडलाइन ग्रीनलैंड को दिया गया है। तो फिलहाल अब हम आपको देखिए ये भी बता देते हैं कि आखिर ग्रीनलैंड इतना अहम क्यों है। तो आपको एक एक करके इस बारे में हम जानकारी दे देते हैं। जब हम बात ग्रीनलैंड की करते हैं तो ये ग्रीनलैंड का एक तरफ आप मैप देखेंगे, दूसरी तरफ डिटेल्स जरा देखिए। किंगडम ऑफ डेनमार्क का हिस्सा है ये ग्रीनलैंड। और इसकी अहमियतों की अगर हम एक एक करके बात करते हैं तो आपको ये भी बताते चले कि सिर्फ इसे किंगडम ऑफ डेनमार्क का हिस्सा नहीं माना जाता, लेकिन 21 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले ग्रीनलैंड की आबादी सिर्फ 57,000 लोगों की है। यानी जो संख्या है लोगों की वो बहुत कम है। पॉपुलेशन की बात हम कर रहे हैं। ग्रीनलैंड की अर्थव्यवस्था डेनमार्क की सब्सिडी पर पूरी तरह निर्भर करती है और यहाँ ग्रीनलैंड जहाँ 80% हिस्से पर हर वक्त मोटी बर्फ जमी रहती है। सोचिए यहाँ टेम्परेचर लगभग -40 डिग्री सेल्सियस तो पहुंच ही जाता है। ग्रीनलैंड में पूरी दुनिया का 1/4 करीब 15 लाख टन रेयर अर्थ मिनरल्स भी छिपा हुआ है। और क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के साथ यहाँ पे तेजी से बर्फ पिघल रही है, कुछ हिस्से खाली होते हुए दिखाई दे रही है, तो अब अमेरिका चाहता है कि वहां तुरंत धावा बोल दे और इसी वजह से वो चाह रहा है कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उस पर पूरी तरीके से पहले ही कब्जा कर ले। लेकिन अगर वाकई में ट्रंप की ओर से इस बार ग्रीनलैंड को अगर छेड़ने की कोशिश की गई, यानी डेनमार्क पर हमला करने की कोशिश की जाती है, तो फिर इसका अंजाम क्या वाकई में भुगतना पड़ सकता है ट्रंप को। We need Greenland for national security, not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland for national security, not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. तो फिलहाल आपने ट्रंप की उस बात को भी सुना। ट्रंप सीधे सीधे ये कह रहे हैं, हम ग्रीनलैंड चाहते हैं। ग्रीनलैंड इस वक्त हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि सिर्फ वहाँ के मिनरल्स के लिए नहीं लेकिन सुरक्षा के लिहाज से भी। अब सुरक्षा का हवाला अचानक से ट्रंप अब क्यों दे रहे हैं? दूसरा सवाल ये भी कि अचानक जो हमने देखा वेनेजुएला की स्थिति, वेनेजुएला के बाद अब जब वो ग्रीनलैंड का नाम ले रहे हैं तो फिर कई और देशों में भी अब ये खतरा ज़रूर दिखाई दे रहा है। वो भी ये सोच में पड़ चुके हैं कि बार बार अगर इस तरीके से दूसरे देशों पर हमला ट्रंप करते रहेंगे तो फिर आने वाले दिन बाकी देशों के लिए क्या मुसीबत नहीं हो सकते हैं। तो इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों का स्वागत हम कर लेते हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के आप जानकार हैं, बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ इंडिया पर। और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त इंडिया कम्युनिस्ट फाउंडेशन के चेयरमैन
यूएस से जुड़े हुए हैं, उनका भी हम स्वागत कर लेते हैं। भरत भराई जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले मैं आपका रुख कर रही हूं भरत सर। सर, समझना ये जरूरी हो जाता है कि आखिर ट्रंप के दिमाग में इस वक्त चल क्या रहा है, क्योंकि लगातार जब वो हम देखते हैं ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं, इससे पहले वेनेजुएला को धमकी उन्होंने दी नवंबर के महीने में, दिसंबर में वो अटैक हुआ, जनवरी का महीना आते आते पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया। तो क्या ग्रीनलैंड को जो 20 दिनों की डेडलाइन दी गई है, ये एक प्रयास है अपनी महाशक्ति को, अपनी पावर को हर किसी के सामने दिखाने की, या फिर कोई और माइंडसेट भी है इसके पीछे? ऐसा है कि 100 साल से आज की बात नहीं है। ग्रीनलैंड, सभी अमेरिकी प्रेसिडेंटों ने ग्रीनलैंड को बताया है कि आपके लिए, आप हमारी सिक्योरिटी के लिए आपकी जरूर है, क्योंकि ग्रीनलैंड नॉर्थ पोल तक जाता है। तो रशिया, चाइना और ईरान से और नॉर्थ कोरिया से जो मिसाइल आ सकती है, नॉर्थ पोल से आती है। तो अगर अमेरिका ने वहां अपना स्टेशन लगा दिया तो वो मिसाइल को वहां ही इंटरसेप्ट कर सकते हैं, वो अमेरिका पर आए उसके पहले। ना आज भी अमेरिका का डिफेंस एस्टेब्लिश तो ग्रीनलैंड में है ही है। अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड, उसके तीनों का समझौता है, डिफेंस एग्रीमेंट है। तो डेनमार्क क्या बोल रहा है कि आपके पास सभी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट तो ग्रीनलैंड पर है ही, लेकिन आपका कब्जा नहीं है। तो अमेरिका को ग्रीनलैंड की बहुत जरूर है अपनी सिक्योरिटी के लिए। अगर वो ट्रीटी के कर से या खुद जाकर कब्जा ले ले, कुछ भी तरह करे, लेकिन ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। और ये तो 100 साल से मामला चल रहा है। अगर आप उसकी हिस्ट्री देखो तो सभी अमेरिकन प्रेसिडेंटों ने ग्रीनलैंड को बोला है कि हमको यहाँ डिफेंस का स्टेशन लगाना है रशियन चाइनीज मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए। सर, वो करेगा, मेरा ख्याल है कि करेगा, क्योंकि ग्रीनलैंड का पॉपुलेशन सिर्फ 57,000 है। सर, लेकिन सवाल तो ये भी बनता है कि क्या अमेरिका को ये नहीं पता है कि वो नाटो का भी हिस्सा है? उनको मालूम है, लेकिन अब बोलता है कि अभी ट्रीटी है, उनको अपनी ओनरशिप चाहिए। अब ये तो ट्रम्प साहब अपना जो सोच करते हैं, जो करना है वो करेंगे, लेकिन अमेरिका का डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट तो अभी भी ग्रीनलैंड में है ही, नाटो के हिसाब से। ठीक है संजीव श्रीवास्तव सर, मैं आपका रुख कर रही हूं, क्योंकि अभी जैसे सर भी बता रहे हैं कि वहां से पहले ही वो चाहता है अमेरिका कि अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित महसूस कर ले, और उस सुरक्षा के लिए सुरक्षा कवच बनाना बहुत जरूरी हो जाता है, जिस वजह से बार बार वो जिक्र करता है कि हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है सुरक्षा के लिहाज से, ना केवल अर्थ मिनरल्स की वजह से। लेकिन सर, एक बात कही जाती है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। सुरक्षा सिर्फ एक शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, या वाकई उन नेचुरल रिसोर्सेज पर ही निगाहें हैं अमेरिका की? जी देखिए सुरभि जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये तो एक प्रिटेक्स्ट है, एक बहाना है, एक किसी नैरेटिव को बिना किसी आधार के, अगर कोई आधार ना हो तो फिर एक कोई नैरेटिव, कोई आधार दे दो कि कहीं ड्रग ट्रैफिकिंग बहाना है तो कहीं सुरक्षा बहाना है। तो अगर इसी तर्क के आधार पर अगर दुनिया चल रही है तो फिर रशिया का तो यूक्रेन पर हमला बिल्कुल जायज है। रशिया भी तो यही कह रहा है कि हम, रशिया के बगल में अगर नाटो आके बैठ जाएगा तो हमारी सुरक्षा को खतरा है। ये जो पूरा यूक्रेन का क्षेत्र है वो हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, और नाटो का जो एक्सपेंशन है उससे हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस का इंकर्जन हो रहा है, तो हम इसको नहीं होने देंगे। चाइना भी कहेगा कि जो ताइवान का जो पूरा और इंडो पैसिफिक का जो क्षेत्र है वो कहेगा, क्या कहता ही है, चाइना भी यही कहता है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन का और उसमें जो साउथ चाइना सी का जो क्षेत्र है, 35 लाख वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है पूरा, वो चाइना का क्षेत्र है, वो चाइना का की टेरिटरी है। और इस तरीके की जो प्रवृत्तियां महाशक्तियां अगर दिखाएंगी तब तो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से कोई रोक नहीं सकता है। ये तो इस तरीके का जो कॉन्फ्लिक्ट नियम आधारित व्यवस्था को बिगाड़ने की बात अगर महाशक्तियां ही करेंगी, और अमेरिका जैसा राष्ट्र जो कि लोकतंत्र, ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर की दुहाइयां देता है और इस आधार पर अपनी पॉस्चरिंग करता है, चाइना की वो आलोचना करता है कि चाइना इंडो पैसिफिक रीजन के रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बिगाड़ना चाह रहा है,
और रशिया की आलोचना करता है कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला करके यूक्रेन की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट करने का काम किया है। तो ये जो सारी जो स्थिति है वो जाहिर है कि अमेरिका इस तरीके के तर्क नहीं दे पाएगा। यदि कल को चाइना ने तो सर ये मान लिया ताइवान जाए के क्या ऊपर कि अगर बार बार सुरक्षा का हवाला अगर ट्रम्प दे देते हैं तो यही अगर भारत भी कह दे पाकिस्तान के लिए कि हमें भी अपनी सुरक्षा करनी है और हमें क्योंकि पाकिस्तान से खतरा है तो हमें पाकिस्तान पूरा चाहिए। जी जी जी, वही तो ये जो तर्क है ये बहुत ही डेंजरस मेरा मानना है कि यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन है इस तरीके की बात सोचता है और इस तरीके के तर्क से पूरी दुनिया में जो विश्व व्यवस्था है वो बिगड़ सकती है। रूल्स बेस्ड ऑर्डर बिल्कुल रह नहीं जाएगा। माइट इज राइट, ये कोई भी क्षेत्र वहां पर कोई तर्क दे करके कोई भी पहुंच जाएगा। और ये जो शक्तियां हैं, अमेरिका ही आज महाशक्ति नहीं है, रशिया भी आप देखिए तो इसी तरीके की वो बातें करता है कि पूरा हमें पुराने सोवियत यूनियन का जो ग्लोरी है उसको स्टैब्लिश करना है। वो जो पूरा क्षेत्र है जो CIS कंट्रीज हैं वो पूरा चाहिए, हमें पुराना सोवियत यूनियन बनाना है क्योंकि हमको वो छोड़ना नहीं चाहिए था। राष्ट्रपति पुतिन तो यही बात कहते हैं और चाइना भी अपने आप को कहता है कि वो मिडिल किंगडम चाहिए उसे, वो तो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड अपने आप को मानता है। तो ये अगर इस तरीके के तर्क और प्रवृत्तियां अगर राष्ट्र करने लगे और कि कनाडा हमें 51st स्टेट के तौर पर चाहिए, ग्रीनलैंड 52nd स्टेट के तौर पर चाहिए, पनामा भी चाहिए, वेनेजुएला भी चाहिए और पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर हमारे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में रहना चाहिए, कोई और आ नहीं सकता। कल अभी मैं देख रहा था यूएस के एम्बेसडर जिस तरीके से बातें UNSC में कह रहे थे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, कि वी विल नॉट अलाउ दिस, वी विल नॉट अलाउ दैट। तो ये जो पूरी सिचुएशन है ये मेरा मानना है कि पूरा विश्व एक बहुत ही डेंजरस जोन में जा रहा है और चाइना, रशिया, अमेरिका स्वयं और तो इस तरीके की अगर प्रवृत्तियां जारी रही तो फिर ये मानवता के लिए मैं इसको एक बड़े खतरे की आहट के तौर पर देखता हूँ। ये कोई साधारण बात नहीं है। हाँ। और अभी आर्कटिक को लेकर के भी एक नई जंग शुरू होने वाली है। तो आर्कटिक में भी तो बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, वहां पर इकोनॉमिक सिक्योरिटी, वहां पे तो बहुत से राष्ट्र कहेंगे कि हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए आर्कटिक चाहिए हमें। रशिया तो यही कहता है, रशिया हमें हमारी आर्थिक सिक्योरिटी चाहिए, यहाँ पर सामरिक सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी मेरे, और चाइना को जो है ताइवान को कब्जा करने के बाद ही उसकी सिक्योरिटी हो सकती है। यूक्रेन की, रशिया की सिक्योरिटी तभी हो सकती है कि जब वो पुराने सारे सोवियत यूनियन के रिपब्लिक जो थे सबको अपने में मिला ले। तो ऐसे जो प्रवृत्तियां अगर होंगी तो फिर आप सोचिए कि विश्व कहां पहुंचेगा। उसके बारे में कल्पना करना बहुत आसान है। विश्व का जो विनाश जो अगर करना है तो फिर ऐसी। और देखिए एक बात मैं अंत में आपके सवाल के जवाब में कहना चाहता हूं, इस तरीके की अति महत्वाकांक्षाएं जब कभी भी राष्ट्रों में आई हैं, बड़ी विभीषिका को लेके आई हैं। हिटलर भी इसी तरीके का महत्वाकांक्षी था। प्रथम विश्व युद्ध के समय में यूरोप की जो राष्ट्र थे ऐसे ही महत्वाकांक्षा दिखाते थे। क्या परिणाम हुआ उसका? प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद 20 वर्ष